गिली थे। सबसे पहले उत्तक का विकास सेलेंट्रेटा संघ में हुआ था, जिसका नाम जेलीफिश है। सबसे पहले उसी जीव में उत्तक का देखा गया था। ये 4 प्रकार के हम बताए थे, एक संयोजी उत्तक, एक तंत्रिका उत्तक, एक पेशीय उत्तक और एक उपकला उत्तक। क्या? संयोजी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, पेशीय उत्तक और उपकला उत्तक। संयोजी उत्तक बताए थे, ब्लड है, ब्लड है, अस्थि है, लसिका है जिसे लिम्फ बोला जाती हैं। ये सब क्या है? संयोजी उत्तक ही तो है, जो शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने का काम करती है। अस्थियाँ जो है वो ठोस संवहन उत्तक के अंदर आती है। तंत्रिका उत्तक जो है ये मस्तिष्क बना होती हैं और सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए इसका काम होती हैं। पेशीय उत्तक का काम, इसका मांसपेशियां बनी होती हैं और शरीर को रक्षा देने का काम करती हैं, जबकि उपकला या एडिपोज उत्तक जो होती हैं वो त्वचा बना होती हैं और वसा को संग्रहित करने का काम करता है। क्या? वसा को संग्रहित करने का काम कौन करता है? तो उपकला या एडिपोज उत्तक काम करता है। बुढ़ापा में आप देखे होंगे कि झुर्रियाँ पड़ जाता है, तो वो किसके वजह से? वसा की कमी के कारण ही झुर्रियाँ पड़ जाता है। और ये वसा जो होता है उपस्थित कहाँ होता है? उपकला या एडिपोज उत्तक के अंदर होता है। तो आपको इतना ही बताए थे, उत्तक से इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है। अभी तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है मैं आपको बताने की कोशिश किया हूँ। तो चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, चूँकि ये आपके लिए बहुत बेनिफिटेड चैनल है और इस चैनल पर आपको हर तरह की चीज़ देखने को मिल सकता है। आने वाला समय में मैं मैथ स्टार्ट करने वाला हूँ, चूँकि मैथ भी मैं पढ़ाता हूँ। तो मैथ के बारे में, मैथ और रीजनिंग में बहुत सा कमेंट आ रहा था कि मैथ क्लास जो है मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ, इस तरह का कमेंट आया था। तो निश्चित तौर पर वो भी क्लास आएगा, बहुत जल्दी आएगा। कुछ व्यवस्था में लगे हुए हैं जिसके वजह से मैं मैथ से क्लास नहीं ले पाया हूँ, क्योंकि मैथ में लिखना होता है। बिना कलम पकड़े आप मैथ कैसे बता सकते हो? तो इसकी व्यवस्था में लगे हुए हैं हम। तो निश्चित तौर पर आपको जल्दी ही मैथ का क्लास भी देखने को मिल सकता है। तो चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। चलिए, आज का जो वीडियो है वो कंकाल तंत्र है। क्या? आज का वीडियो क्या है? कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र को क्या बोला जाती है? स्केलेटल सिस्टम के नाम से जाना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या? कंकाल तंत्र को स्केलेटल सिस्टम बोला जाता है इंग्लिश में, हिंदी में कंकाल तंत्र बोला जाती है। सबसे पहले इसका डिफाइन करते हैं। तो जैसा कि जानते हैं, कंकाल शरीर के आंतरिक अंगों को रक्षा करती हैं। यदि आपके शरीर में हड्डी ना हो, क्या? अगर आपके शरीर में हड्डी ना हो तो हड्डी के नीचे जो अंग जो होते हैं, उस अंग को रक्षा कौन करेगा? तो इसके लिए हड्डी क्या करता है? उसको बचाने का काम करती है, उसको रक्षा करने का काम करती हैं और जंतुओं में चलने फिरने की में मदद करता है। जितने भी जंतु आप देखते हैं वो सभी में अगर अस्थि ना हो तो वो क्या चल पाएगा? क्या? नहीं। तो चलने फिरने में बहुत मदद करता है ये, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं। यानी कि कंकाल शरीर के आंतरिक अंगों को रक्षा करती हैं और चलने फिरने में मदद करता है। इतना आपको जानकारी होना चाहिए। ये दो जगह होता है। एक बाह्य कंकाल जो बाहरी भाग में होती है उसको बाह्य कंकाल बोला जाती है, और जो अंदर वाले भाग में होती हैं उसको आंतरिक कंकाल बोला जाती हैं। बाह्य कंकाल को एक्सोस्केलेटन बोला जाते हैं। क्या बोला जाती हैं? बाह्य कंकाल को एक्सोस्केलेटन के नाम से इंग्लिश में बोला जाती हैं। ये शरीर को बाहरी भाग में होता है। क्या? शरीर के कहाँ होती हैं? बाहरी भाग में होती हैं और शरीर के संपूर्ण अंगों को रक्षा प्रदान करता है। क्या? शरीर के संपूर्ण अंगों को रक्षा प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि ये शरीर के बाहरी भाग में होती हैं। क्या? शरीर के बाहरी भाग में होती हैं और शरीर के संपूर्ण अंग जो होती हैं अंदर में, उनको रक्षा पहुंचाने का काम कौन करती हैं? तो बाह्य कंकाल करती हैं। एक्सोस्केलेटन सिस्टम के द्वारा किया जाता है। जैसे आप देखे होंगे केकड़ा हुआ, तेलचट्टा हुआ, मकड़ी हुआ, चिड्डा हुआ, चींटी हुआ, ये सब क्या है? ये सब आप देखते होंगे। तो इस बाह्य कंकाल है। इसका जो कंकाल है वो बाहरी भाग में होती हैं। उसके अंदर वाले भाग में मांसपेशी होती हैं और बहुत सारे अंग होते हैं जिनको रक्षा करने का काम कौन करता है? तो यही बाह्य कंकाल करता है। तो शरीर के बाहर होती हैं, संपूर्ण अंगों का रक्षा करने का काम करती हैं। चींटी को देख लीजिए, चिड्डा देख लीजिए, तेलचट्टा को देखिए, केकड़ा को देखिए, ये सब क्या है? बाह्य कंकाल तंत्र है। जैसे आप घोंघा को भी देख सकते हैं, मधुमक्खी है उसको भी देख सकते हैं कि उसका भी हड्डी जो है बाहर की ओर मुड़ा हुआ होता है, बाहर की ओर दिखता है। बिच्छू को देख लीजिए, बिच्छा का जो डंक होता है वो साफ हड्डी रहता है, जहाँ से उसको बुकलंगस से उसको मारा जाते हैं। सीपी जो होता है, सीपी को भी आप देख सकते हो। सीप जो होती हैं, उजला उजला टाइप में सीप होती हैं, उसका भी क्या होती है? बाह्य कंकाल होती हैं, जो स्केलेटन होती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। कछुआ में जो आंतरिक अंग, कछुआ में क्या होती हैं? एक नोट में पूछा जाती हैं, कछुआ में कंकाल कहाँ पाई जाती हैं? तो आपको पता होना चाहिए, कछुआ में दोनों आंतरिक भी होती हैं और बाह्य कंकाल भी होती हैं। क्या?
कछुआ में आंतरिक और बाह्य कंकाल दोनों होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसको याद रखेंगे कि कछुआ में आंतरिक और बाह्य कंकाल दोनों पाई जाती हैं और इसके हाथ तथा पाँव, क्या हाथ तथा सिर में, हाथ तथा सिर में आंतरिक कंकाल होती हैं और शेष शरीर के शरीर जितना भी भाग होती हैं सभी क्या होती हैं, बाह्य कंकाल से बना हुआ होती हैं। इसलिए आपको ये कछुआ वाला आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कछुआ जो है वो आंतरिक और बाह्य दोनों कंकाल का काम करती हैं। ठीक है, जैसे कि आप हाथ पाँव और सिर को देखिएगा तो वो अंदर में होती हैं, जबकि जितने भी शरीर होती हैं सब उसका बाहर होता है। तो आप कछुआ में आपको याद रखना पड़ेगा। ये बाह्य कंकाल हो गया। अब हम देखते हैं क्या कि एक अंदर वाले पार्ट में भी कंकाल होती हैं, क्या अंदर वाले पार्ट में भी कंकाल होती है, जिसे इंडोस्केलेटन बोला जाते हैं, क्या जिसको इंडोस्केलेटन बोला जाती हैं। ये शरीर के मांसपेशियां के नीचे होता है, क्या शरीर के मांसपेशी जो होता है मांसपेशी के नीचे होती हैं। याद रखिएगा, आंतरिक कंकाल जो होती हैं इंडोस्केलेटन जो होती है वो शरीर के अंदर मांसपेशियों के नीचे होती हैं और ये शरीर के आंतरिक अंगों को रक्षा पहुंचाने का काम करती है। क्या ये शरीर के बाहरी भाग को जो होती हैं, ये शरीर के बाहरी भाग को अगर अच्छा पहुंचाने का काम करेगा तो वो बाएं कंकाल करेगा, जबकि शरीर के अंदर के फंक्शन जो है, जो अंग है उसको आंतरिक सुरक्षा पहुंचाएगा तो वो आंतरिक कंकाल यानी इंडोस्केलेटन के नाम से जाना जाती हैं। जैसे कुत्ता हुआ, बिल्ली हुआ, मानव हुआ, सांप हुआ, ये सब क्या हुआ, ये सब है आंतरिक कंकाल। इसके अंदर जो होती है मांसपेशी के अंदर जो हड्डी होती है, हमारे शरीर में या आपके शरीर में क्या है, पहले मांसपेशी है उसके बाद ही हड्डी है ना। तो इंडोस्केलेटन के अंदर क्या आता है, मानव क्या किसके अंदर आता है, तो मानव आता है आंतरिक कंकाल इंडोस्केलेटन के नीचे अंदर आता है। कंकाल तंत्र अस्थि और उपास्थि दोनों से मिलकर बना होता है। याद रखना है, कंकाल तंत्र जो होता है वो अस्थि और उपास्थि दोनों को कंबाइन करोगे तभी कंकाल तंत्र बनेगा। यानी कह सकते हैं आप कंकाल तंत्र में अस्थि भी आएगा और उपास्थि भी आएगा, दोनों आएगा तो वो कंकाल तंत्र के अंदर आता है। अब अस्थि क्या होती हैं, अस्थि में होती हैं यह बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है। इसमें होता क्या क्या है, तो याद रखिएगा, कैल्शियम फॉस्फेट होता है और कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या कैल्शियम फॉस्फेट होता है और कैल्शियम कार्बोनेट होता है। यानी 10-15% क्या होता है, CO3 और जिसे कैल्शियम कार्बोनेट बोले जाती हैं। और कैल्शियम फॉस्फेट जो होती हैं जिसको रासायनिक नाम जो है CH3PO4 क्या CH3PO4 हॉल ट्वाइस जो होते हैं ये क्या होती हैं, कैल्शियम फॉस्फेट होती हैं। और एक होता है कैल्शियम कार्बोनेट, क्या एक होता है कैल्शियम कार्बोनेट जिसे CaCO3 बोला जाती हैं। और ये दोनों मिलकर अस्थि का निर्माण करते हैं। यानी कि 54 से 58% जो होती हैं लगभग, मैं इससे ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन एक लगभग बोल सकते हो कि 54 से 58% जो होती हैं वो CH3PO4 हॉल ट्वाइस होती हैं, जिसको अंग्रेजी में कैल्शियम फॉस्फेट के नाम से जाना जाती है। जबकि रासायनिक सूत्र क्या है, CH3PO4 हॉल ट्वाइस पाई जाती हैं। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। जबकि उपास्थि क्या होती हैं, एक मुलायम होती हैं, इसमें कैल्शियम फॉस्फेट CH3PO4 पाई जाती हैं, जबकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होती हैं। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैल्शियम कार्बोनेट उपास्थि में होता है या नहीं होती हैं। क्या कैल्शियम कार्बोनेट उपास्थि में होता है या नहीं होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट उपास्थि में नहीं होता है, ये बात की जानकारी आपको होना चाहिए। जैसे अगर आप नाक के इस भाग में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये उपास्थि है। कान में यहाँ पर देखेंगे तो क्या है, ये उपास्थि है। अर्थात या आप बोल सकते हो कि शरीर की हड्डी के शीर्ष भाग पर, क्या हड्डी के शीर्ष भाग पर आपको ये देखने को मिल सकता है, क्या उपास्थि देखने को मिल सकता है। जबकि अस्थि क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा कठोर होती हैं। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होती हैं 10 से 20%, लगभग 10 से 20% में कैल्शियम कार्बोनेट होती हैं। और बाद बाकी 80% यानी कि 60 से 80% के बीच आप बोल सकते हो इसमें कैल्शियम फॉस्फेट होती हैं। CH3PO4 हॉल ट्वाइस और CaCO3 दोनों होता है। फिर आ सकता है कि अस्थि में जल कितना होता है और कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो कितना होते हैं। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अस्थि में 50% जल होता है। क्या अस्थि में 50% जल होती हैं और 50% कार्बन पदार्थ के बने होते हैं। ये दोनों कंबाइन करते हैं और एक अस्थि का निर्माण करते हैं। क्या एक अस्थि का निर्माण करते हैं। अब हम जानते हैं कि अस्थि में कौन सा प्रोटीन होती हैं। तो अस्थि में ओसिन नाम के प्रोटीन होती हैं। क्या अस्थि में किसका कौन सा प्रोटीन होती हैं, तो अस्थि में ओसिन नाम का प्रोटीन होती हैं। जबकि उपास्थि में क्या होती हैं, कंड्रीज, क्या कंड्रीन जो होती हैं, कंड्रीन नाम के प्रोटीन पाई जाती हैं।
अस्थि में ओसिन प्रोटीन होती हैं, जबकि उपास्थि में कैंड्रिन प्रोटीन पाई जाती हैं। 30 वर्ष के अवस्था के बाद 30 वर्ष तक हड्डी जो है बन जाता है 30 वर्ष तक हड्डी बन जाता है। यानी कि कह सकते हो आप कि 30 वर्ष की अवस्था में हड्डी का जो घनत्व रहता है वो सबसे ज़्यादा रहता है 30 वर्ष की अवस्था में हड्डी का जो घनत्व जो रहता है, हड्डी जो घना होना चाहिए वो घना होता है किस वर्ष में? तो 30 वर्ष की अवस्था में आपका हड्डी बहुत ही ज़्यादा घना रहता है। यानी कि ये बहुत मजबूत हड्डी अगर की बात करेंगे तो 30 वर्ष की अवस्था में सबसे मजबूत हड्डी हो सकता है। और 30 वर्ष के जैसे जैसे आपका उम्र बीतेगा हड्डी जो है कमज़ोर होता दिखेगा, और लगभग 70 से 80 वर्ष की उम्र में हड्डी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। तो ये एक मानव के लिए बताया गया है कि 30 वर्ष की अवस्था में हड्डियों का घनत्व तो सबसे अधिक होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जन्म के समय हड्डी की संख्या कितनी होती हैं? तो याद रखना है, जन्म के समय हड्डियों की संख्या जो होती हैं वो 270 से लेके 310 के बीच होती हैं। हड्डी की जो संख्या होती है वो 270 से लेके 310 के बीच होती हैं। अर्थात जन्म के समय जो होती हैं हड्डी की संख्या कितनी होती हैं? तो याद रखिएगा, हड्डी की संख्या 300 के अप्रोक्स होती हैं। जन्म के समय हड्डी की संख्या कितनी होती हैं? 300 के अप्रोक्स होती हैं। जबकि बाल्यावस्था में हड्डी पूछा जाएगा कि बाल्यावस्था में हड्डी कितना होता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये 208 होती है। 208 होती हैं। यानी कि बाल्यावस्था की बात करेगा तो हड्डी 208 होती हैं, और वयस्क अवस्था की बात करेगा तो हड्डी 206 हो जाएगा। वयस्क अवस्था की बात करेगा तो हड्डी कितना हो जाएगा? 206 हो जाएगा। जबकि बाल्यावस्था में हड्डी पूछा जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा 208 होता है। जबकि जन्म लेने के समय अगर हड्डी की संख्या पूछा जाएगा तो ये आपका 270 से 310 के बीच बोल सकते हो, या अगर एक शब्द में बोला जाए तो 300 के अप्रोक्स आप बोल सकते हो कि जन्म जब बच्चा लेता है तो उस वक्त हड्डी की संख्या कितनी होती हैं? तो जन्म के समय हड्डी की संख्या लगभग 300 होती हैं। जब बाल्यावस्था आता है तो वहाँ पर हड्डी 208 हड्डी हो जाता है, और वयस्क हो जाता है तो हड्डी की संख्या 206 हो जाती हैं। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। इतना आज कंकाल तंत्र से जुड़े तमाम चीज़ को बता दिया गया है। अगले टॉपिक में हम लोग उसके टाइप के बारे में पढ़ेंगे। उसका 2 टाइप होती हैं, जिसे हम अनुबंधीय, उपांगीय और अक्षीय, जिसे एक्सियल बोला जाती हैं और एपेंडिकुलर बोला जाती हैं। ये दोनों को हम कंप्लीट करेंगे। तो चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे।